नमस्कार, मैं रविश कुमार। समाचार का मतलब ही होता है अंदर की बात को बाहर लाना, ना कि बाहर आ चुकी बात को अंदर कर देना। जब किसान आंदोलन की खबर CNN की वेबसाइट पर छप गई तो जाहिर है दुनिया भर के पाठकों ने पढ़ी भी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपी है। हमारे फिल्म कलाकारों और खिलाड़ियों ने एक काम अच्छा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, BBC को नहीं धिक्कारा कि आप भारत की खबरें ना दिखाएं। क्यों दिखा रहे हैं और इन्हें मत छापिए, क्योंकि इससे अंदर की बात बाहर चली जाती है। इस दलील से तो भारतीय न्यूज वेबसाइट को भी अमेरिका, लंदन के लिए बंद कर देनी चाहिए, ताकि किसी को पता ना चले और हम सब गाते रहें अंदर अंदर बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है। खुद ये फिल्म कलाकार और खिलाड़ी अंदर की बात पर चुप रहते हैं, लेकिन पॉप स्टार रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी खबर को ट्वीट क्या कर दिया। सब कहने आ गए कि यह अंदर की बात है। लक्स विनस ने अपने बनियान के लिए एक अच्छी टैगलाइन बनाई कि यह अंदर की बात है, अपना लक पहनकर चलो। पॉप स्टार रियाना के एक ट्वीट से सरकार इतनी हिल गई कि कई खिलाड़ी और कलाकार बोलने आ गए कि यह अंदर की बात है। वो भी इस तरह से बोलने लगे कि जैसे किसी और का लक्स पहनकर आ गए हों। डू यू गेट माई पॉइंट? लोकतंत्र भीतर पहनने वाला बनियान नहीं है कि जब मर्जी कह दिया अंदर की बात है। लोकतंत्र बाहर पहनी जाने वाली सफेद कमीज है। लोकतांत्रिक भावना सिर्फ अपने देश के लिए नहीं होती है, दूसरे देशों के लिए भी महसूस की जाती है। लोकतंत्र में यकीन रखने वाला नागरिक सच्चे अर्थों में ग्लोबल नागरिक होता है। जब अमेरिकी संसद के भीतर ट्रंप समर्थक उत्पातियों ने हमला किया तो पूरी दुनिया सकते में थी और हर देश में इसका कवरेज हुआ, विरोध भी। क्या उस वक्त सारी दुनिया अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल दे रही थी? प्रधानमंत्री मोदी तक ने ट्वीट किया कि वॉशिंगटन डीसी से आ रही हिंसा और दंगों की खबरों से विचलित हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गैर कानूनी प्रदर्शनों को हावी नहीं होने दे सकते हैं। क्या तब भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था? क्या अब की बार ट्रंप सरकार कहना आंतरिक मामले में दखल देना नहीं था? इसी तरह का नारा किसी और देश से कोई नेता भारतीय नेता के लिए दे दे तो क्या सरकार फिल्म स्टार और खिलाड़ियों को आगे करेगी? कई फिल्म स्टारों ने अमेरिका में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर पर ट्वीट किया था। क्या तब वे कोई गलत काम कर रहे थे? गोल्डन ग्लोब्स एक बड़ा अवार्ड है। इसके समारोह में फिल्म अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप ने प्रेस की आजादी को लेकर भाषण दे दिया और कहा कि हमें सत्ता की जवाबदेही तय करने वाले सिद्धांतवादी प्रेस की जरूरत है। इसलिए हमारे संस्थापकों ने संविधान में फ्री प्रेस की बात रखी थी। मैं हॉलीवुड, फॉरेन प्रेस और अपने लोगों से अपील करती हूं कि वे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का समर्थन करें, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। उन्हें सच की रक्षा में हमारी जरूरत है। आज एक भी भारतीय कलाकार भारत के प्रेस की हालत पर आंतरिक तौर पर नहीं बोल सकता है। यह वही कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, CPJ, जो दुनिया भर में पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती है। दिक्कत यह है कि बॉलीवुड के कलाकार ना तो आंतरिक मामलों में बोल पाते हैं, ना बाहरी मामलों में। दुनिया के कई देशों में तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है, कंपनियां और सरकारें लोगों की प्राइवेट जानकारियां चुरा रही हैं। इनके सहारे नफरत फैलाने वाली राजनीति की जा रही है। दुनिया भर के कई बड़े फिल्म स्टार, पॉप स्टार, खिलाड़ी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अपने देश के अंदर की बात पर वो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहां चुप रहते हैं। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में सांसद सैयद इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में कहा है, किसी भी विदेशी सरकार ने भारतीय संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों के विरुद्ध भारतीय किसानों के आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। कनाडा, UK, USA और कुछ यूरोपीय देशों में कुछ भड़काए हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारतीय किसान विधेयक से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भारत में किसानों से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की है।
हमने ओटावा और नई दिल्ली दोनों जगह कनाडा के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और उन्हें यह बताया है कि भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित ऐसी टिप्पणियां अनुचित, अस्वीकार्य और इससे भारत कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा सरकार ने किसानों की चिंताओं के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसानों के साथ चल रही बातचीत हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया है। सरकार कहती है कि किसी विदेशी सरकार ने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। विदेशों में जो प्रदर्शन हुए हैं वो कुछ भड़काए हुए भारतीय मूल के चंद लोग हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि भारत की बढ़ती शक्ति से भयभीत अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे देश और हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र कर रही हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि हम एक रहें और विदेशी तथा अराजक तत्वों की कोई योजना सफल ना हो। संसद में बयान के विदेशी सरकारों ने समर्थन नहीं किया। बाहर ट्वीट की अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विदेश मंत्रालय को ट्विटर पर हैशटैग चलाने के बजाय उन देशों की सरकारों से बात करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर में ग्रेता का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन साइबर सेल इन ग्रेता के ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए गए टूल किट की जांच जरूर करेगा। पुलिस मानती है कि इस टूल किट के जरिए माहौल खराब करने की साजिश नजर आती है, भारत की छवि खराब करने की साजिश नजर आती है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120 भी आईपीसी में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। तो एफआईआर नहीं है, लेकिन यह है कि ग्रेता के ट्विटर अकाउंट से अपलोड किए गए टूल किट की जांच होगी। यह सामान्य खबर भी नहीं है। कल यह खबर स्वीडन में भी पहुंचेगी, जिससे भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। स्वीडन में ग्रेता पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ग्रेता थनबर्ग, उसका नाम, उसका काम, उसकी उम्र के साल से कहीं ज्यादा बड़ा है। जलवायु को लेकर केवल नीति बनाने और काम न करने वाली हर सरकारों की आलोचना करती है। उसकी वफादारी हवा और पानी से है, इसलिए वह सितंबर 2019 में 16 साल की उम्र में 13 दिन 8 घंटे तक अटलांटिक महासागर की थपेड़ों का सामना करती रही। ब्रिटेन से न्यूयॉर्क पहुंचती है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि आकाश में उड़ते जहाजों के धुएं से धरती की हवा खराब हो रही है। People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. इस साल ग्रेता नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदारों में से एक है। अब भारत के खिलाफ साजिश के आरोपों में उसके ट्विटर हैंडल के टूल किट की जांच होगी। 2 साल पहले ग्रेता के आह्वान पर भारत के कई शहरों में स्कूली छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। भारत के कई स्कूल स्ट्राइक्स फॉर क्लाइमेट से जुड़े हैं। भारत के कई छात्रों की प्रेरणा है ग्रेता। पुलिस के पास क्या जानकारी है वो बेहतर जानती है, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वालों को साजिश का हिस्सा बताने की जल्दी से बचा जाना बेहतर रहेगा। कम से कम पुलिस उन लोगों की तरह जल्दी ना करे जिन्हें पहले दिन से किसान आतंकवादी नजर आने लगे, जो किसानों के आंदोलन को साजिश कहने की जल्दी में रहे। वो इतनी जल्दी में है कि किसान आंदोलन स्थल के चारों तरफ कीले गाड़ रहे हैं। इन कीलों को देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि बात बात में किसानों की जय बोलने वाले लोग अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि जो भी किसानों की जय बोलता है उन्हें आतंकवादी नजर आने लगता है। ऐसा मत कीजिए। एक दिन दूसरों को आतंकवादी कहने वाला खुद को आतंकवादी की तरह देखने सोचने लगेगा। आतंकवाद के लिए इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। ग्रेता ने आज भी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि मैं अभी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करती हूं। कितनी भी नफरत हो, धमकियां हो और मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाए, ये बात नहीं बदलेगी। सवाल है कि किसान आंदोलन से जुड़ी सूचनाएं क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गुप्त सूचनाएं हैं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है?
किसानों की राय साफ है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि गोदी मीडिया क्या लिखता बोलता है, दुनिया में उनके बारे में कौन क्या बात कर रहा है कौन नहीं। वे अपने दम पर इस आंदोलन को चला रहे हैं, इसलिए खुद से मतलब रखते हैं। रविश रंजन ने किसानों से इन मसलों पर बात की। सोशल मीडिया पे कौन क्या कह रहा है ये कहता रहे, ये इतना बड़ा तूल देने की बात नहीं कि विदेश मंत्रालय भी उसका वो दे रहा जवाब, और हमारे यहाँ ये जो सेलिब्रिटी कह रहे हो ये भी जवाब दे रहे हैं। उनको महत्व तो इन्होंने दिया। सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या चलता रहे, तो ये तो महत्व तो इन्होंने दिया है, हमने उन्हें समर्थन, हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन ये एक सरकार भी तो ये सोच ले कि ये 70 दिन से ज्यादा हो गया, 150 से ज्यादा आदमी मर गए, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हम विरोध भी ना करें क्या? मैं हर जनता, पूरे देश की जनता से पूछना चाहता हूं। मैं सचिन तेंदुलकर ने भी मेरे ख्याल से ट्वीट किया था, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि 70 दिन हो गए किसान को या सर्दी में रहते हुए, उन्होंने जब तो ट्वीट नहीं किया कि जी ये किसान यहाँ आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी इनकी जो भी समस्या है ये बिल है इन्हें खत्म करो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ट्रंप के लिए वोट मांगा था वहां जाके अमेरिका में। कब की बात ट्रंप की सरकार, किसी मीडिया ने नहीं कहा, किसी खिलाड़ी ने नहीं किया, किसी नाचने गाने वाले ने नहीं विरोध करा, ना अमेरिका ने कोई विरोध करा, तो तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। आज किसान को किसी ने समर्थन कर दिया तो बवाल हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। किसी भी मतभेद को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। क्या इसका भी विरोध होना चाहिए कि आप हमारे आंतरिक मामलों में क्यों स्वागत कर रहे हैं? दूर हटिए। अभी इसका हैशटैग था इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, मगर आप उनके ट्वीट्स देखो तो जैसे अगर सानिया नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट आप देखो तो दोनों का टेक्स्ट बिल्कुल 1 to 1 था, सेम वर्ड बाय वर्ड सेम था। कम से कम 5-6 लोगों ने एक ही वर्ड यूज किया था, एमिकेबल, यानी सब लोगों को बोल दिया था कि देखिए ये इस तरह से ट्वीट करना है, और सबकी वोकैबुलरी बिल्कुल सेम थी। और ये इट इज वेरी शेमफुल कि इंडिया के जो सेलिब्रिटीज है जो करोड़ों कमाते हैं, उन लोग को सर्कस के बंदर की तरह ट्रीट किया जाता है कि रिंग मास्टर बोलता है ये करो और वो लोग वही करते हैं। अपनी खुद की सोच भी नहीं है कि क्या बोलेंगे वो फार्मर्स के बारे में। एक ही चीज बोलते हैं कि दिस इशू हैज टू बी सॉल्व एमिकेबली। मगर ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है। हैशटैग यूज किया इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार सेलिब्रिटीज को प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया है, जबकि ये लोग सब इतने अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स है अपने करियर्स में, तो भी वो जो गवर्नमेंट बोलती है वो बिल्कुल फेथफुली ट्वीट कर देते हैं। उन लोग को नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट में हो या और किसी भी मामले में हो। ऐसा लग रहा है कि सारी सरकार एक पॉप स्टार के ट्वीट से लड़ने आ गई है। लेकिन इस लड़ाई से मिला क्या? क्या भारत की छवि अच्छी हुई? क्या हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सारे कलाकार, खिलाड़ी सरकार की भाषा बोलें, सरकार के लिए बोलने लगे तो दुनिया में तारीफ होगी, किसी को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा नहीं होगा? अमेरिकी संसद में तो कश्मीर को लेकर बाकायदा सुनवाई हुई है, तब क्यों नहीं बोलने आ गए ये सभी? केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन हाथरस ही तो जा रहे थे रिपोर्ट करने के लिए। कितने हफ्ते और महीने हो गए, लेकिन अगर उनकी रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था तो जानकारियां कहां हैं? क्या ऐसे मामले भी वर्षों चलते रहेंगे और फिर कोई बाद में बरी हो जाएगा? सिद्दीक कप्पन अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 5 दिन मांग रहे हैं, अभी तक जमानत नहीं मिली है। अंदर वाला अंदर की रिपोर्टिंग करे तो गिरफ्तारी हो जाती है। मनदीप पुनिया को बेल मिल गई है। मेरे को सबसे पहले मन में यही बात आ रही है कि मेरे तरीके से जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिनको जेलों में बंद किया गया उनको फ्री किया जाए। चाहे कप्पन सिद्दीकी साहब हों, चाहे कोई और जर्नलिस्ट हो जो गांव रूरल इंडिया में रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। आज के टाइम पे सबसे मुश्किल काम ग्राउंड से रिपोर्ट करना होता है। और मेरे को रोका गया और मेरे को जेल में डाल दिया गया। तो खैर मैंने तो जेल को भी अपना बना लिया कि मैं जेल से भी मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। वो एक रिपोर्ट में लेकर आया हूँ, वो कल मैं पब्लिश करूँगा। सौरभ शुक्ल को सिंघू बॉर्डर जाने और आने में 13 किलोमीटर पैदल चलने पड़े। अब पता ही नहीं चल रहा कि किसान आंदोलन के भीतर हो क्या रहा है। पत्रकारों के लिए आंदोलन स्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सवाल है कि अंदर वालों के लिए अंदर की खबरें आखिर बाहर कैसे आएंगी? पिछले 2 महीने से न्यूज लॉन्ड्री ग्राउंड पे किसान आंदोलन के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और यही सेम प्रेस कार्ड को दिखा के हम अंदर जाते थे।
पर कल शाम 6 बजे जब हम गए, प्रेस कार्ड दिखाने पे भी पुलिस ने हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। हमारे पूछने पर वहां पे जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपका ऑथराइज्ड प्रेस कार्ड तो नहीं है, आपका नेशनल ऑथराइज्ड प्रेस कार्ड नहीं है। तो जब हमने उनसे पूछा कि नेशनल ऑथराइज्ड प्रेस कार्ड क्या ही होता है, वो बिना कुछ बताए आगे चले गए। तो फिर हमने उनसे सवाल किया कि वहां पे ऑफिशियल मीडिया बैन है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल मीडिया बैन तो नहीं है, पर हम आगे लास्ट पुलिस चेक पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। यानी कि किसान आंदोलन प्रदर्शन किसानों का प्रदर्शन करीब 200 मीटर आगे है लास्ट पुलिस चेक पॉइंट से। और बेसिकली उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट सिर्फ पुलिस चेक पॉइंट तक जा सकते हैं, किसानों की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आंतरिक समाचार, बल्कि भारतीय समाचार जगत का आंतरिक संसार। 26 जनवरी को आईटीओ के पास किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए नवरीत की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई। नवरीत के दादाजी का कहना है कि गोली लगने से मौत हुई। क्या इन दो अलग दावों को रिपोर्ट करने का यह मतलब होगा कि रिपोर्ट करने वाले पर एफआईआर की जाएगी, देशद्रोह की धाराएं लगेगी? क्या अब आप तैयार हैं कि पुलिस जो कहेगी उसे ही अंतिम दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा? तब तो सारे क्रिमिनल केस अदालत तक भी नहीं जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे थाने के गेट पर, क्योंकि फिर अदालत के भीतर भी यह सवाल उठने बंद हो जाएंगे। आपको याद है या भूल गए, पिछले साल 1 अक्टूबर को यूपी सरकार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कह दिया कि हाथरस की पीड़िता के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि गैंग रेप के बाद हत्या की गई थी। इस तर्क से तो यूपी पुलिस को सीबीआई पर ही मुकदमा कर देना चाहिए। फिर तो सोचना चाहिए कि नवरीत के मामले में अलग दावों की रिपोर्ट करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि कई राज्यों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, कैरवान पत्रिका के संपादक परेशनाथ, अनंतनाथ और कौमी आवाज के एडिटर जफर आगा और सिद्धार्थ वरदराजन पर कई तरह के एफआईआर कर दी गई। जब पुलिस के दावे पर सवाल उठ सकता है पुलिस के भीतर से भी और बाहर से भी, तो क्या बात है कि नवरीत की मौत पर सवाल नहीं उठ सकते हैं? क्यों अलग अलग दावों को रिपोर्ट करने पर एफआईआर होती है? क्या आंतरिक तौर पर यह बात सही है? इंटरनली पूछ रहा हूं। फिल्म स्टार अगर ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो मेरी कान में धीरे से बोल सकते हैं। क्या आप ऐसा आंतरिक भारत चाहते हैं? किसान आंदोलन को रिपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। हाथरस में भी ठीक यही हुआ था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज नवरीत की अंतिम अरदास में शामिल हुई। रामपुर के डिबडिबा गांव में नवरीत के अंतिम अरदास में रिश्तेदार और आंदोलन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। 25 साल के नवरीत ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और कोरोना के समय भारत आ गए थे, वीजा का इंतजार कर रहे थे। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ गए। दादा हरदीप किसान नेता रहे हैं। शायद यही बात पोते को किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली तक ले आई और उसकी मौत हो गई। नवरीत की हाल में शादी हुई थी, पत्नी ऑस्ट्रेलिया में है, भारत नहीं आ सकी। वहां उनके साथ नवरीत की एक बहन है। गांव में नवरीत के माता पिता और दादाजी रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस और रामपुर के एसपी ने भी कहा कि गोली नहीं लगी। हो सकता है कि पुलिस की बात ही सही हो, लेकिन नवरीत के दादाजी की बात रिपोर्ट करने पर एफआईआर होगी, क्या यह भी सही है? कल किसी के बेटे को पुलिस गोली मार दे और बयान दे कि उसकी गोली से मौत नहीं हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाए, तो क्या आप तब भी चुप रहेंगे? थाने से लौटकर प्रेस के पास नहीं जाएंगे? प्रियंका गांधी के अलावा जयंत चौधरी ने भी नवरीत के परिवार से मुलाकात की। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं।
यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि प्रियंका गांधी नौटंकी कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए, आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले हैं। नवरीत के दादा हरदीप सिंह किसान नेता रहे हैं, कम से कम वो तो नौटंकी नहीं कर रहे हैं। अपने जवान पोते की मौत पर सवाल ही उठा रहे हैं। उनके सवाल पर खबर लिखने वालों पर पुलिस मुकदमा कर रही है। परिमल ने हरदीप सिंह से बात की। हम जो शुरू से कह रहे हैं कि यह गोली लगने से मौत हुई है, आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे पोते की गोली लगने से मौत हुई है। ट्रैक्टर डिस्बैलेंस उसके बाद हुआ है, पलटा है ट्रैक्टर, जब उसके गोली लगने से यहाँ से गोली लगी और यहाँ से निकली है, ब्रेन मैटर बाहर गया है, उसमें रिपोर्ट में लिखा है डॉक्टर ने। तो जब इतना सब क्लियर है तो फिर वो सरकार नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम इस सरकार से उम्मीद भी नहीं करते कि ये हमें कोई इंसाफ देगी। प्रियंका जी से क्या बात हुई, क्या आपने गुजारिश की है उनसे? हमने यही क्या कहा है कि हमारे ये न्यायिक जांच होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं, ना हमें इस जुडिशरी से कोई उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो कैप्चर हो गया है, सरकार ने कैप्चर कर लिया है। फिर ये लड़ना तो है ना, लड़ेंगे। हरदीप सिंह टूटे नहीं, वो इस नाइंसाफी को बेहद गरिमा के साथ दर्ज करा रहे हैं। क्या यह भी कोई अपराध हो सकता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको पक्का यकीन दिला दिया है कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो सकता। फिर नवरीत के परिवार के पक्ष का रिपोर्ट करने पर नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है पत्रकारों को? क्यों सैलरी काटी जा रही है? क्यों पुलिस मुकदमे कर रही है? क्यों पत्रकारों को डर लग रहा है? But just imagine if that tractor incident, that unfortunate tractor incident where a farmer died under mysterious circumstances. Imagine if that had happened in Maharashtra or in Bengal. Who is in charge of law and order there? All I'm saying is let the truth be told. I'm not coming to any conclusions. Let the truth come out. Who is in charge of that? The Home Minister of India is in charge. Do a proper inquiry and let the truth come out. क्या आप डेरेक ओब्रायन पर भी देशद्रोह का मुकदमा होगा कि उन्होंने संसद में नवरीत की मौत की जांच की मांग की है, उसे संदिग्ध बताया है? कभी सोचा है आपने आंतरिक समाचारों का आंतरिक संसार कैसा हो चुका है? सर, हमने आंदोलनों को न जाने किस नजरिए से देखना शुरू किया है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। इतना मजबूत लोकतंत्र है सर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर जेपी को इन खाई, बाड़ों, कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर? एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है? मनोज झा का यह भाषण सुनने लायक था। आंतरिक समाचार में आपको यह भी बता दूं कि बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है। सड़क जाम करने वालों को सरकारी ठेके और नौकरी से वंचित रखा जाएगा। यानी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। हजारों नौजवान आए दिन इसी बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं कि परीक्षा का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो अब उसके लिए प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। आखिर सड़क पर आने से किसे डर लगने लगा है? इंटरनेट हरियाणा में ही बंद नहीं है। किसान आंदोलन के आसपास दिल्ली के लोग भी इंटरनेट बंदी के शिकार हो जा रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली के सिंघू गांव में रहने वाली काकुल 9वीं में पढ़ती हैं। वो अंग्रेजी के इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद कम ही है कि वो परीक्षा दे पाएंगी, क्योंकि पिछले 5 दिन से यहाँ इंटरनेट बंद है और उनकी ये वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इंटरनेट ना होने की वजह से पहले ही काकुल संस्कृत की वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। इंटरनेट नहीं आने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमारे पेपर चल रहे थे, हमारा एक पेपर छूट गया संस्कृत का। पेपर छूट गया? हाँ। 7वीं में पढ़ने वाले दक्ष को भी नहीं पता कि पिछले 5 दिनों से स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है। इंटरनेट के आने से बहुत कुछ हो रहा है
किसी चीज़ का वो नहीं मिलता, सोल्यूशन प्रॉब्लम हो जाती है। और होमवर्क सबमिट कैसे कर रहे हो? होमवर्क सबमिट बता देते हैं फ़ोन करके, मैम हो गया, पर सबमिट नहीं कर पा रहे। यह हाल सिर्फ सिंघू बॉर्डर का नहीं, पूरे हरियाणा के बच्चों का है, जहां सरकार ने 27 जनवरी से इंटरनेट बंद कर रखा है। इंटरनेट ना चलने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे। अब जैसे पहले कोरोना करके स्कूल बंद हो गए थे, अब स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस लगने लग गई। अब वो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद होगी क्योंकि नेट नहीं चल पा रहा, तो हम अब ना पढ़ पा रहे। अब जैसे अब पेपर थे 2 तारीख को, तो 2 तारीख को पेपर भी नहीं लिए क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर होने थे, नेट चल नहीं रहा, पेपर भी नहीं ले पाए। जैसे हमारी क्लासेस होती हैं या फिर कोई भी टीचर्स नोट्स देते हैं, क्योंकि क्लासेस सेव तो होती हैं नहीं, सिर्फ नोट्स आते हैं उनके और वही हम ले सकते हैं, और क्लासेस अटेंड नहीं होती, फिर वही सारा सिलेबस रह जाता है। वही बात है कि हम क्यों ले रहे हैं फिर ऑनलाइन क्लासेस। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी ने हर रोज नौकरी के लिए आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 26 जनवरी तक ये लोग मोटरसाइकिल या फिर ऑटो से आ जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने वो तमाम रास्ते भी बंद कर दिए हैं। कोंडली की एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले दीपक सिंह बताते हैं कि वो रोज पैदल 10 किलोमीटर आते हैं और पैदल ही 10 किलोमीटर वापस जाते हैं। कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है बॉर्डर से फैक्ट्री जाने के लिए। फैक्ट्री जाने के लिए? तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? रघुवीर नगर। हाँ? रघुवीर नगर। रघुवीर नगर। रघुवीर नगर से यहाँ की फैक्ट्री कुंडली में है। कुंडली में 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं रोज? रोज पैदल 10 किलोमीटर। और जाते भी हैं पैदल 10 किलोमीटर? जाने आने में दिक्कत हो रही है। काम में लेट होता है? काम में लेट हो रही है। तो मालिक क्या कहता है? मालिक कहता है कि भाई इतना लेट हो रहा है, बोलेगा तो कुछ नहीं, बाकी भाई दिक्कत होता है, कैसे काम करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, 4 बजे 5 बजे उठ के सुबह निकलना पड़ता है रूम से। लेकिन इन तकलीफों का पुलिस पर कोई असर नहीं है। हर रोज सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कांटों की दीवार बनाई जा रही है। अफवाहें ना फैलें, इस नाम पर हर रोज इंटरनेट बंदी की मियाद बढ़ा दी जाती है। हर रोज शाम को ये वापस कई किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचते हैं, सुबह कई किलोमीटर चल के वापस यहाँ काम पर पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस की किलेबंदी ने इनकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं छूट रही हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका साल भी खराब हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जाती क्यों? सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा सरकार ने सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाओं और थोक में एसएमएस करने, मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद कर दिया है शाम 5 बजे 5 फरवरी तक के लिए। कश्मीर में 213 दिन तक इंटरनेट बंद रहा। आज भी वहां इंटरनेट की रफ्तार धीमी है, छात्र शिकायत करते रहते हैं। पत्रकारों को गिरफ्तार कर इंटरनेट को बंद कर किसने यह मौका दिया कि दुनिया भर से बयान आने लगे? यह रिपोर्ट सुनील रविश ने भेजी है। प्रिंटिंग प्रेस में शादी के कार्ड पर किसान आंदोलन के नारे लिखे जा रहे हैं। नो फार्मर नो फूड। कई कारों पर भी आपको यह स्लोगन लिखा मिलेगा। शहीद भगत सिंह और किसान नेता सर छोटू राम की तस्वीर छापी जा रही है। प्रेस के मालिक दिनेश मुदगिल ने बताया कि इस शादी के कार्ड पर देवी देवताओं की तस्वीरें छपवाने का चलन रहा है। अब पूछा जाने लगा है कि किसान आंदोलन से जुड़ा शादी का कार्ड आपके यहाँ छपता है? किसानों का कहना है कि शादी का कार्ड ही अखबार का काम करेगा, ताकि जिस घर में भी शादी का कार्ड जाए उस घर में किसान आंदोलन की चर्चा हो। किसकी शादी के ये कार्ड छपे हैं? ये मेरी शादी। क्यों इस पे आपने लिखा नो फार्मर नो फूड? सर यही है कि एक तो हमारा फार्मर ओरिजिन है, सारा फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक ऊपर से हमारा मीडिया साथ नहीं दे रहा, जो इतना भी नेशनलाइज्ड मीडिया है सारा गोदी मीडिया बन चुका है। तो ये एक प्रकार से हमारा अखबार का काम करेगा, जहाँ जहाँ भी कार्ड जाएगा। और यही साथ है कि हम अपना एक सपोर्ट देना चाहते हैं इस तरीके से, क्योंकि सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है। तो ये भी एक तरीके से फैलाने का तरीका है भाई कि हमारी आम जनता की सपोर्ट किसानों को है। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा आज सांसदों के लिए भारी पड़ गई। विपक्षी दलों के 15 सांसद किसानों से मिलकर सहानुभूति जताने गए थे, मगर वे बैरिकेड पार नहीं कर सके और लौटकर दिल्ली आना पड़ा। रविश रंजन ने बताया कि दिल्ली की तरफ से बस में सवार जब सांसद पहुंचे तो दिल्ली पुलिस के पहले राउंड की बैरिकेडिंग को पार कर सके। उसके बाद इनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। 13 लेयर की बैरिकेडिंग की एक तरफ किसान खड़े रहे, दूसरी तरफ सांसद खड़े रहे।
दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सके। कोई 40-45 मिनट तक यह सिलसिला चला, लेकिन सांसद किसानों तक नहीं पहुंच सके। आखिरकार सुप्रिया सुले, सौगत रॉय, तिरुचि शिवा, हरसिमरत कौर समेत सभी सांसद बैरंग वापस लौट आए। ऐसा भी क्या था कि सांसद किसानों से मिल नहीं सकते थे? क्या यह सवाल आंतरिक तौर पर पूछा जा सकता है? अगर दिल्ली में सांसद किसानों से नहीं मिल सकते हैं और यह खबर दुनिया में कहीं छप जाए तो गलती किसकी है? खबर पढ़ने वाले की या सांसदों का रास्ता रोकने वालों की? एक सांसद होने के नाते 2 दिन से लगातार हम पार्लियामेंट में कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का जो हम सबको चुन के यहाँ भेजते हैं, हम उनकी बात रख सके सभा की पटल में। लेकिन हमें साफ इनकार करके कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बातचीत करिए। ये चुने हुए लोग अपने लोगों की जो इधर भूखे प्यासे इनको इधर कैद में बंद किया हुआ है, ये हम उनकी पूछते हैं तो ये राजनीति है? तो जो वो कर रहे हैं वो क्या है फिर जो सरकार कर रही है? किसान आंदोलन अनिश्चित दौर में पहुंच चुका है। इससे जुड़े मुद्दों को छोड़कर अब बाकी कई चीजों पर बहस होने लगी है। किसानों का ध्यान नहीं भटका है, ध्यान भटकाने वाले भटक रहे हैं कि भटकाने वाला सामान कहां से जुटाया जा सकता है। उधर राजस्थान, यूपी, हरियाणा में किसान पंचायतों का सिलसिला जारी है। सवाई माधोपुर के बामनवास, अजनोटी, दौसा के रामगढ़ पचवारा में महापंचायतें हुई। कि राजस्थान में जो पंचायतें चल रही है, उन पंचायतों में क्या हो रहा है? क्या वाकई में किसानों की पंचायत है या वहां भी कोई राजनीति होने लगी? क्रांति होगी। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको लीड कर सके। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों, ये जो पंचायतें हो रही है, ये पंचायतें केवल अब तक गांवों को जगाने के लिए हो रही है, गांव के किसानों को जगाने के लिए हो रही है। और थोड़े दिन बाद में जो पंचायत हमने बुलाएंगे वो जयपुर की राजधानी जयपुर में बुलाएंगे, और इस जयपुर में ऐसी राजधानी में ऐसी रैली करना चाहते हैं जो इस देश की सबसे बड़ी रैली हो, जिसमें राकेश टिकैत को बुलाना चाहता हूँ। और पंचायत में निष्कर्ष निकलना चाहिए और इस धरती पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन कई लोग अभी सोशल मीडिया का जमाना, कई लोग बटे हुए हैं। एक कहता है कि दिल्ली चल चले, एक कहता है कि फिर पंचायत करते हैं, एक कहता है कि रोड पे आ जाए। तो ये लोग बटे हुए हैं। बाकी ब्रेक के बाद। उत्तराखंड के कॉर्बेट पार्क के पास सियालदे गांव के अख्तर पिछले कुछ सालों से हाथियों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। बहुत से मालिक बीमार और बूढ़े हाथियों को छोड़ देते हैं। अख्तर ऐसे 10 हाथियों की सेवा कर रहे हैं। अब उन्होंने हाथियों की सेवा के लिए 5 करोड़ की 50 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट के नाम कर दी है, जिसका काम होगा हाथियों का साथ देना। अख्तर साहब से बात की है हमारे सहयोगी दिनेश मानसेरा ने। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर साहब। अख्तर साहब, ये आपके मन में कब आया और कैसे आया कि ये जो हाथी हैं जिनको पालना जो है कहना चाहिए बहुत मुश्किल काम है, आपने ऐसा काम क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं बचपन से ही हाथियों के साथ, हाथी के लिए ही काम, हाथी प्रेमी थे, हाथी का लवर, मतलब पशु प्रेमी सभी जानवर से। लेकिन हाथी मेरे साथ जीवन में पूरी जिंदगी रही है साथ। अब जब हाथी लुप्त होने लगे, हाथी को बिचौलिए लोग तस्करी करने लगे, जब हाथी पर काफ़ी तरह से अत्याचार होने लगा इसका, तो मुझे लगा कि आने वाला पीढ़ी है जो देख नहीं पाएगा, सिर्फ किताबों में रह जाएगा। तो मैं इस पर है जो एक ट्रस्ट बनाए, और मेरी काम था ट्रस्ट बनाने से भी पहले लोगों को जहाँ बीमार हाथी हो, पूरे देश का मेरे पास साबुत है, सरकार का हो, गवर्नमेंट का हो, सभी को मदद करता हूँ। तो मैं इसको जागरूकता, महावतों को ट्रेनिंग, महावतों का रख रखाव, मालिक का है जो बैठक, हर में से हर देश में जाकर करना शुरू किया। और मैं खुद ही अंधे, लंगड़े, लवारिस, लंबी जिंदगी हाथी की होती है। अपनी प्रॉपर्टी लोग बच्चे बांट लेते हैं और हाथी लवारिस हो जाती है। वही हाथी है जो हमारे देश में कितने आज है जो जमीन बांट लिए हैं, जमीन में झगड़ा है, हाथी को खाने के लिए लोग नहीं दे रहे हैं, जमीन पर 44 लगी है, हाथी लवारिस होके घूम रहे हैं। उनके लिए मैं काम करता हूँ। उनके लिए है जो मैं काफ़ी ज़मीन, करीब 50 एकड़ 5 करोड़ की
ज़मीन चारा के लिए, घास के लिए, धान के लिए, उनके चरी के लिए मैं इन लोगों को नाम किया हूँ कि इससे है जो इनकी है जो अच्छी क्लाइमेट के हिसाब से खाना मिले। और मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक जुटे हुए, साधु संत भी हैं, ब्रह्मचारी ही हैं, हमारे मधुबनी के अंधराधारी महंत के, उन लोग भी हैं जो काफ़ी लोग हैं जो ऐसे हैं जो पुत्र मोह में या परिवार मोह में नहीं, उन लोगों से हट के मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो इस पर हम काम कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे है जो, और चैन फ्री हाथी रखना चाह रहे हैं। अभी भी मैं चैन फ्री 12 घंटा रखता हूँ, 24 घंटे के लिए प्रयास में काम चल रही है, मैं चैन फ्री रखूँगा। तो ये है असली कहानी हाथी मेरे साथी की। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।